वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी खिलोर और आज हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में जानेंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे जो स्टडी आईक्यू पे जो कोर्सेज हैं वो डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए। एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अज्यूमिंगली जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं खुल जाएंगे, आपके लिए सबसे इजी और स्मार्ट तरीका है स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स और मेंस के यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। डू चेक आउट देम ऑन द वेबसाइट। यूपीएससी के सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल यूपीएससी मेंस में किसी न किसी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सवाल जरूर आता है। उसी प्रकार से जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वहां पर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा कोई भी प्रीलिम्स नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिसेंटली न्यूज में है ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से। कुछ साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर और ईरान, इन तीनों ने मिलकर एक डील की थी जिसको कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील। इस डील का मेन उद्देश्य यह था कि बेसिकली ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन ना बना ले। तो उसके कुछ कुछ ऐसे प्रावधान थे कि ईरान को न्यूक्लियर रिसर्च में हेल्प मिलेगी और उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। वो न्यूक्लियर रिसर्च को हेल्थ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है, बस न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं यूज करना है। इस चीज का जो चेकिंग होती है, जो इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा नजर रखते हैं, उसका मैंडेट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से हाथ हटा लिए। बेसिकली वो पीछे हट गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिछले 2 साल से ईरान वेट कर रहा था, वेट एंड वॉच कर रहा था कि बेसिकली अब उसे क्या करना चाहिए। रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दोबारा से उनके साथ एक 3 महीने का टेम्पररी टेक्निकल अग्रीमेंट किया है जिसमें वो फिर दोबारा से मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी अमेरिका की राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और जो बिडेन हो गए हैं। जो बिडेन उसी डील को वापस एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हेंस द रोल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी कि बेसिकली है क्या। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पहले फोकस करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह है क्या चीज, किसने बनाई थी, कब बनी थी और इसका मैंडेट और रोल क्या है। दूसरा, इसको ईरान न्यूक्लियर डील के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है। ईरान न्यूक्लियर डील और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी दोनों के दोनों एक ऐसे सवाल हैं जो कि इस बार आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन तीनों के तीनों जो कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, 2 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं और ईरान की होने की संभावना थी, किस प्रकार से अपने मैंडेट को निभाया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इसकी कमियां क्या हैं, किस तरीके से ये अनइवन अथॉरिटी रखती है। क्यों? क्योंकि ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है और सॉवरेन कंट्रीज के ऊपर इसका पूरा देखरेख नहीं है। एंड इसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है, प्राइमरली रिलेटेड टू कि जो 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं उनसे बेसिकली ये सवाल जवाब नहीं करती है इन जनरल। सो लेट्स सी। सबसे पहले, अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए जहां पे पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको क्लासेस में डाउट आते हैं तो मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप मुझे फाइंड आउट करें और आप मुझे वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो बिडेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने फिर दोबारा से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर स्पॉटलाइट टर्न कर दी है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दी थी उसको दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो अटेम्प्ट है, इसकी वजह से हमारे लिए जो न्यूज में, करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक दोबारा से महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। ये 1957 में बनी थी एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली, मतलब कि बेसिकली किसी से इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परंतु ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को बेसिकली रिपोर्ट करती है। बेसिकली उनकी देखरेख में, उनकी जानकारी के अनुसार भी काम करती है। इसका जो मेन उद्देश्य है एनपीटी, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1970 के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बेसिकली लागू करवाना है। उनको इट इज इंटरेस्टेड फॉर द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
इस ट्रीटी का बेसिकली मेन उद्देश्य है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बेसिकली और ज्यादा देश ना बना पाए। जिनके पास बन गया था उन्होंने ये सोचा कि न्यूक्लियर वेपन एक बहुत ही डेंजरस पावर है, तो ऐसे किसी देश के पास नहीं जाना चाहिए जो उसका मिसयूज कर दे। तो उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई 1970 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, एमसीक्यू एग्जाम के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आज तक टोटल 191 देशों ने साइन की हुई है, सिर्फ 4 देशों को छोड़कर, जिसमें भारत भी एक है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सुडान। ये चारों देश हैं जिन्होंने कभी भी जिंदगी में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन की। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के बारे में भी याद रखिए कि नॉर्थ कोरिया ने 1985 में साइन तो कर ली थी, लेकिन इन्होंने 2003 में अपने आपको इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ये न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुके हैं। बेसिकली इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। इंडिया और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं है इस बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। वो इस चीज को एम्बिग्युइटी रखते हैं। साउथ सुडान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, परंतु उन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया। तो याद रखिएगा कि 4 कंट्रीज, आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, तो जो ये ट्रीटी है एनपीटी की, इसी को एप्लीकेट करती है, अप्लाई करती है, और इसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका यही काम है। सवाल यह बनता है कि 2015 में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको समराइज करके आप कह सकते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, साइन की गई थी ईरान के साथ, जिसका मेन उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत ही करीब था। तो उसको उस बम से रोकने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उनसे नेगोशिएट कर कर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये उसका फॉर्मल नाम है। उसको जनरली आप अखबारों में पढ़ेंगे तो उसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए और न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। इसके लिए जो मॉनिटर और जो इंस्पेक्शन करती है वो करती है IAEA। मॉनिटर और इंस्पेक्शन जो करती है उसका वो जो काम है IAEA। अब ये मैंने बताया कि 2015 में साइन हुई थी। उस समय बराक ओबामा बेसिकली उसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन ट्रंप 2016 में जब राष्ट्रपति बने तो वो हमेशा से इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कि ये गलत डील है, अच्छी तरह से, सही तरीके से नेगोशिएट नहीं हुई। तो 2018 में उन्होंने इस डील से विड्रॉ कर लिया। ये डील के बारे में एक बार देख लीजिए, ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि ईरान को बेसिकली बम बनाने के रास्ते से रोकने के लिए थी। इसके अंदर अलग अलग प्रावधान थे कि 10 साल तक क्या किया जाएगा ईरान, 15 साल तक क्या करेंगे, 20 साल तक क्या करेंगे, 25 साल तक क्या करेंगे, और उसके बाद इसको दोबारा से साइन कर लिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। ईरान इसके लिए इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि ईरान के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, इस डील के तहत उन्हीं इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाने की बात की गई थी। तो इसीलिए ईरान को इकोनॉमिकली फायदा हो रहा था, तो ईरान इस चीज के लिए तैयार हो गया था। इसके अलग अलग प्रावधान थे कि 10 साल तक जो ईरान है उसके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, उनको किस प्रकार से लिमिट कर दिया जाएगा। वो अपना जो यूरेनियम होंगे वो 3.67% से ज्यादा ऊपर एनरिच नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट स्टॉक पाइल मोर देन 300 kg ऑफ लो एनरिच यूरेनियम, मतलब कि अगर यूरेनियम रखा भी हुआ है जिसकी एनरिचमेंट सिर्फ 3.67% से कम है, उसको भी 300 किलो से ज्यादा बेसिकली स्टॉक में नहीं रखेंगे। यूज हो जाएगा तो उसके बाद वापस ले सकते हैं, परंतु स्टॉक 300 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और कैन ओनली कंडक्ट एनरिचमेंट एज नेटेंस्ड अंडर एडवांस्ड सेफगार्ड टेक्नोलॉजी। और एनरिचमेंट का जो प्रोसेस था, बेसिकली न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो यूरेनियम फ्यूल होता है उसको एनरिच करना पड़ता है। ठीक है, जब 20% से भी ज्यादा एनरिचमेंट हो जाती है तो वो यूरेनियम न्यूक्लियर बम बनाने के काम आ सकता है। इसीलिए उसी एनरिचमेंट को रोकने के लिए इस जॉइंट एक्शन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर कई सारे से प्रावधान थे, जिसमें सबसे पहले तो यह था कि ईरान को जो एनरिचमेंट है वो 3.67% से ज्यादा नहीं करनी है, और जो एनरिचमेंट का काम होगा उसके लिए एक न्यूक्लियर प्लांट जो कि नटांज, यहां पर देखिए ईरान के अंदर ही है ये, इसके अंदर ही एनरिचमेंट की जा सकती थी। ये जो स्कीम थी, ये जो प्लान था, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, इससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को हटा लिया था। अब IAEA नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साथ साथ तो बेसिकली उसको अपहोल्ड करने के लिए उसको मैंडेट मिला ही हुआ है। साथ ही साथ ऐसे जब कोई एग्रीमेंट होते हैं सिविलियन, दो देशों के सॉवरेन देशों के बीच में कोई न्यूक्लियर डील से एग्रीमेंट होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो इंस्पेक्शन होती है उसका काम भी IAEA को किया जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या IAEA
एक इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसके मामले में हम 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, ईरान के। समरी में बात यह है कि जब, क्योंकि एक ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, राइट, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, किसी सॉवरेन कंट्री पर उसके ऊपर इसका कोई ऑर्डर नहीं चलता है, तो ये आईएए तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब इसके पीछे पावर होती है, जब इसके पीछे यूनाइटेड नेशंस खड़ा होता है। जब यूनाइटेड नेशंस नहीं खड़ा होता, या कोई जो सुपर पावर है, जो 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं, जब वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो ये यूजुअली अनइवन अथॉरिटी की वजह से बेसिकली अपना काम नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान के केस में देखेंगे, while the agency played a key role in providing the platform for holding frank discussion about civil nuclear requirement for several countries, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये इनइफेक्टिव रही थी टू प्रिवेंट पावर पॉलिटिक्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग न्यूक्लियर नेगोशिएशंस। मतलब कि जब पाकिस्तान का केस आया तो 1980 में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना पड़ा, अब उस समय तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो बन चुकी थी, तो टेक्निकली जो आईएईए का काम था वो बेसिकली पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने था। परंतु अमेरिकन अथॉरिटीज ने इस केस को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली परस्यू नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका अफगान के बेसिस, अफगान वाले सेक्टर में बेसिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। तो जो ये टू एंड फ्रो, क्विड प्रो क्वो का जो इक्वेशन बन गया, जिसमें अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, और जहां पे चाइना की मदद से बेसिकली पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सफल भी हो गया। इसके साथ साथ आप नॉर्थ कोरिया के केस में देखें, आईएएस की जो ये एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी है, क्योंकि आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, तो उसके पास कोई एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इसके पास अनइवन अथॉरिटी है, इट कैन नॉट override the sovereign rights of any member nation of the UN. IA was the first to announce North Korean nuclear program कि पीसफुल नहीं है। तो ये आईएईए नहीं बताया था कि जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है वो पीसफुल नहीं, वो बेसिकली बॉम्ब बनाने के लिए किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जितने भी ऑब्जर्वर थे उन सबको वहां से एक्सपेल कर दिया, और इसीलिए अभी नॉर्थ कोरिया पर ऑन ग्राउंड किसी को पता नहीं चलता है कि वो बॉम्ब मेकिंग में, न्यूक्लियर रिसर्च में क्या कर रहे हैं। वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट इमेजरीज की वजह से या ग्राउंड सेंसर्स से ही बेसिकली हम उनके न्यूक्लियर एक्शंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगेन यहां पर भी आईएईए ने काफी कुछ करने की कोशिश की, परंतु क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक सॉवरेन कंट्री है, तो उन्होंने उन जो ऑब्जर्वर्स थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया, और इस चीज को रोका नहीं जा सकता था। ईरान के केस में आईएई काफी सफल हुआ। देखिए, यूकियो अमानो बेसिकली वो आईएईए के बेसिकली चेयरमैन हैं। उन्होंने कई नेगोशिएशंस की ईरान के साथ, और ईरान को मना लिया इस बात के लिए कि वो अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की इंस्पेक्शन करने दे, ठीक है, जो कि आईएईए के साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर्स थे। उनकी नेगोशिएशंस के साथ साथ, यूक्यो अमानो की नेगोशिएशंस के साथ साथ, बराक ओबामा भी बेसिकली उस समय ईरान से नेगोशिएशन कर रहे थे बैक चैनल के द्वारा, जिससे बेसिकली फायदा यह हुआ कि लास्ट में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हो गई। ईरान न्यूक्लियर डील साइन हो गई, और अभी वो एक बार रिट्रैक्ट की जा चुकी है, परंतु जो बिडेन अब उसको दोबारा से एक्टिवेट करा रहे हैं। अभी दोबारा से आईएईए ने ईरान के साथ बैक चैनल नेगोशिएशंस कर एक 3 महीने का टेम्पररी एग्रीमेंट किया है। उस 3 महीने के टेम्पररी एग्रीमेंट में ईरान ने आईएईए के साथ कोऑपरेट करने के लिए बात कही है, और ऐसी आशा जताई जा रही है कि अगर यूएस से इस 3 महीने के पीरियड में जो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, अगर उनको हटा देता है, तो हो सकता है कि वो ईरान वापस ईरान न्यूक्लियर डील के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रोविजंस है, उनको फॉलो करने लग जाए। आईए के साथ एक और मेजर क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करता है कि इट नेवर चैलेंजेस द न्यूक्लियर डोमिनेंस ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी who themselves hold the biggest nuclear arsenal of the world. इंडिया ने इसीलिए एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया। इंडिया का मानना है कि यह बेसिकली थोड़ी सी अनजस्ट है। वो न्यूक्लियर कंट्रीज जिनके पास पहले से न्यूक्लियर बम है, वो दूसरे कंट्रीज को, सॉवरेन कंट्रीज को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक रहे हैं। ये गलत है। अगर आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में सही से यकीन करते हैं, तो जो न्यूक्लियर कंट्रीज है, पहले उनको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल गिव अप करना चाहिए, और उसके बाद एनपीटी को एडवोकेट करना चाहिए। आईएई जिसका मैंडेट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसने आज तक कभी भी 5 जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया, इनको कभी चैलेंज नहीं किया इस बात के लिए कि आपका जो न्यूक्लियर आर्सन है उसको किस प्रकार से डिसमेंटल किया जाए। अब रिसेंटली ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से अभी पता चलेगा कि
अपना जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो कितना सफल हो सकती है। इट विल ऑल्सो टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द IAEA टू डील विद पावरफुल स्टेट्स फ्रॉम इट्स पोजिशंस ऑफ अनइवन अथॉरिटी। अब याद रखना, IAEA का एनालिसिस आएगा बेसिकली आपके पास, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि एनालाइज द रोल IAEA has played in non-proliferation. What is the role of it? What is the mandate of it? दो चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, IAEA कौन है, क्या है। इट्स एन ऑटोनमस बॉडी विच रिपोर्ट्स टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इसका मेन मैंडेट है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अपहोल्ड करना। उसके बाद आप बताएंगे कि प्राइमरली स्पीकिंग जो इसका काम है उसमें एक प्रॉब्लम आती है अनइवन अथॉरिटी की। ये कीवर्ड है यहां पर, नोट्स में आप अपना इसको लिखेंगे, अनइवन अथॉरिटी की। अनइवन अथॉरिटी की वजह से आप पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के केसेस को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के केस में ये कुछ कर नहीं पाई थी, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। नॉर्थ कोरिया के केस में ये कुछ कर नहीं पाई क्योंकि इनके ऑब्जर्वर्स को वहां से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद आप इसका पॉजिटिव बताएंगे कि कैसे इन्होंने कुछ जो स्टेप्स लिए हैं इवन विद द अनइवन अथॉरिटी, परंतु सही लीडरशिप मिलने पे इन्होंने ईरान के साथ नेगोशिएट करके ईरान न्यूक्लियर डील भी बनाई। और उसके बाद आप एक क्रिटिसिज्म भी बताएंगे कि ये जो 5 न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको कभी चैलेंज नहीं कर पाती है, राइट? क्योंकि उसको भी करना चाहिए कि आप भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डिसमेंटल करें। इसके अलावा फिर देन आप एक फाइनली जो कंक्लूजरी पैराग्राफ होगा आंसर लिखते वक्त, आप उसमें ये लिख देंगे कि अभी आने वाले समय में ईरान न्यूक्लियर डील बेसिकली टेस्ट करेगा IAEA की अथॉरिटीज को, अनइवन अथॉरिटी को, कि कैसे सॉवरेन जो कंट्रीज हैं उनके साथ डील कर सकती हैं, और आपका एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स प्रिपेयर हो जाएगा। MCQ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको ऑटोमेटिकली इस पूरे की पूरी क्लास से आ जाएंगे। इस क्लास के अगर आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, अगर आपको कोई और दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है या कोई और डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन करके आप मुझसे वहां पे DM कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो तो इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करना जरूर, आई रीड देम ऑल, एंड अगर मुझसे हो सकता है तो आई विल पर्सनली आंसर देम। हैव अ नाइस डे।